चलिए देखिए भाई, आज हम लोग जो है वर्णमाला की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप लोग पढ़ें वर्णमाला खूब कायदे से, अच्छे से पढ़ें। चलिए तो पूछ लिया जाए प्रश्न। चलो बताइए, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? टोटल 52 है ना, जिसमें कुल स्वर कितने होते हैं? 11 है ना। कितने होते हैं? और कुल व्यंजन कितने होते हैं? 39। मूल व्यंजन कितने होते हैं? मूल व्यंजन ना कि मूल स्वर। मूल व्यंजन होते हैं 33। कितने होते हैं? 33। और सब पूरे टोटल व्यंजन पूछ लिया जाए तो कितने हो जाते हैं? 39 व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 25 है ना। कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4। कौन कौन से? छ, ज्ञ और श्रा। क्या? श्रा। बताइए ये छा का निर्माण कैसे हुआ है? का और सा से। त्रा का निर्माण कैसे हुआ है? ता और ज्ञ का निर्माण कैसे हुआ है? ज्ञ और या से। श्रा का निर्माण श्रा और रा से इसका निर्माण हुआ है। बताइए द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? कौन कौन? डा और ढा। ये जिसके नीचे नुक्ता लगा होता है। क्या लगा होता है? नुक्ता। ठीक है। बताइए उच्छ्रित व्यंजन कितने होते हैं? कौन कौन से? यही है ना। हम पूछे आपसे स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होते हैं, है ना। बताए थे क्या बताए थे? का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, है ना। का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक। का वर्ग से का चा आएगा, फिर टा आएगा, फिर ता आएगा, फिर पा आएगा। तो ये एक वर्ग में 5 होते हैं। इसमें भी 5 होंगे, इसमें भी 5 होंगे, इसमें 5 और इसमें 5। तो कितने हो जाएंगे टोटल? 25 वर्ण हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 25 वर्ण हो जाएंगे। ठीक है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या पूछ लिया जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? क्या पूछ लिया जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? क्या होती है? ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि। जब हमारे मुख में कोई वर्ण होता है तो वह ध्वनि होता है, और जब वही वर्ण हम लिख देते हैं तो क्या कहलाता है? ध्वनि। वही ध्वनि हम लिख देते हैं तो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है ना। बताइए ऊष्मी व्यंजन कितने होते हैं? कितने? कौन कौन से? तीनों सा और हा। तीनों सा कह सकते हो, ये और हा। ये कौन से वर्ण होते हैं? ऊष्मी है। इसका क्या नाम है? दंती सा। क्या नाम है इसका? मूर्धन्य। मूर्धन भी बोलते हैं या मूर्धा भी बोलते हैं। ठीक है। इसका क्या नाम है? क्या? तालुसा। ठीक है। इसका और इसका क्या नाम है? काकल्य वर्ण। क्या? काकल्य वर्ण। ठीक है। काकल्य वर्ण। क्या नाम है? काकल्य वर्ण। ठीक है। अब बात कर लें। बताइए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। ये क्या होते हैं? अंतस्थ होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है।
हम पूछ ले या और वा को क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और रा को, ये या और वा अर्ध स्वर हो जाता है और रा क्या हो जाता है? लुंठित हो जाता है। क्या? लुंठित वर्ण। और ये ला पार्श्विक वर्ण हो जाता है। कौन सा वर्ण हो जाता है? पार्श्विक हो जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई थी। अब बताओ कि स्वर, मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर, हाँ मूल स्वर, मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। वेरी गुड। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, ई, उ और री। ये क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। क्या होते हैं? मूल स्वर। इनके नाम हमने 3 बताए थे, याद है आपको? एक तो पहला नाम था मूल स्वर। क्या नाम था? दूसरा नाम क्या था? लघु स्वर। क्या नाम था? लघु स्वर। तीसरा नाम क्या था? हर्ष स्वर। क्या नाम था? हर्ष स्वर। क्या नाम था? हर्ष स्वर। ठीक है, क्या नाम था? इसके 3 नाम हो गए, मूल, लघु और हर्स्व। इनके दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। कौन कौन से? ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। क्या होते हैं? इनका नाम क्या है? दीर्घ स्वर। इनके भी 3 नाम बताए हैं, है ना? एक नाम हो गया दीर्घ स्वर, दूसरा नाम क्या है? संधि स्वर। क्या नाम है? संधि स्वर। क्या नाम है? संधि स्वर। तीसरा नाम क्या है? गुरु स्वर। वेरी गुड। क्या नाम है? गुरु स्वर। बात क्लियर हुई? यहां तक की बात क्लियर हुई? ठीक है, ये स्वर हो गए, व्यंजन हो गए। अब इसमें हमने आपको बताया था जो हमारी हिंदी है, जो हमारी हिंदी है किस लिपि के अंतर्गत आती है? कौन सी? देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है। कौन सी हमारी हिंदी? जो हमारी भाषा है, वो हमारी जो भाषा है हिंदी, वो किस लिपि के अंतर्गत आती है? देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है। ठीक है, बात समझ में आई? अगली बात, जो हमारे स्वर हुए थे, क्या हुए थे? उनका उच्चारण स्थान पूछ लिया जाता है कभी कभी, कहाँ से उनका उच्चारण होता है। ठीक है, स्वरों को हमने उच्चारण के स्थान पर भी बांटा था। उच्चारण के स्थान जैसे हम कहें 2 आ है, जो आ और आ, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। कहाँ से होता है? कंठ से होता है। ऐसे सभी स्वरों को हमको उच्चारण करना आना चाहिए, कहाँ से इनका बोला जाता है। ठीक है, दूसरी बात हम कर लेते हैं कि स्वर को हमने बांटा था कई भागों में। जैसे होंठों की स्थिति के आधार पर, होंठों की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार के बांटे थे? 2 प्रकार के। कौन कौन से? आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी कितने प्रकार से बांटे थे? 2 प्रकार से, आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। ठीक है, और मुंह के ये कह सकते हो उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के बांटे थे? उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर 2 बांटे थे, एक लघु एक दीर्घ। एक क्या था? लघु और दीर्घ। और बताओ उच्चारण काल के आधार पर कितने बांटे थे? 3। उच्चारण काल के आधार पर कितने बांटे थे? एक लघु ह्रस्व, लघु का मतलब भी वही तो हुआ, ह्रस्व, लघु और दीर्घ, है ना? और प्लुप्त, जिनको बोलने में कम समय लगे लघु, जिनको बोलने में ह्रस्व दुगुना समय लगे वो दीर्घ, और जिनको बोलने में 3 गुना समय लगे वो प्लुप्त। ठीक है, समझ गए? अब जीभ के प्रयोग के आधार पर बातें थे, है ना? हम लोग कितने प्रकार से? 3। कौन कौन से? अग्र, पश्च, है ना? जैसे हम कहें अग्र वाले में कौन कौन से आते हैं वर्ण? आ, कौन सा आ? छोटा आ मध्य में आता है। छोटा आ सिर्फ एक वर्ण ऐसा है जो मध्य में आता है, और बड़ा आ कहाँ आता है? पीछे, है ना? ई, इमली, इसे जैसे जहां से तुम लोग क्या खाते हो? खट्टा चीज, चूरन, यहां से। ठीक है,
तो ई का जो प्रयोग होता है ई का, वो आगे से होता है, अग्र से। हमने ऐसे बताया था आपको, आगे और ये मध्य में और ये पश्चिम में, ठीक है। ये जीभ का अगला भाग में जो आएगा प्रयोग उसे अग्रस्वर कहेंगे, जीभ का जो मध्य वाला भाग प्रयोग में उसे मध्य स्वर, और जिसको जीभ का पिछला वाला भाग सबसे पीछे वाला उसको पश्च स्वर कहेंगे, ठीक है। ये सब हमारे प्रकार हो गए थे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई थी? पूरा कर ले जाओगे पक्का? ठीक है। चलो और क्वेश्चन देख लिया जाता है। हाँ, जैसे हमसे कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार, किसके अनुसार? हिंदी शब्दकोश के अनुसार कौन सा वर्ण का के बाद आता है? कौन सा वर्ण का वर्ण के बाद आता है? क्या आता है? छा। क्या आता है? ठीक है। थोड़ा पानी लाओ, ये वाले बोतल में साफ साफ। क्या गिरा? अरे कोई नहीं, ले आओ, गला खराब हो रहा। हाँ, ये बात क्लियर हुई यहाँ तक? यहाँ तक बात क्लियर हुई? क्या? ये का के बाद छा इस वजह से आता। देखिए, आपको पता है का यानी कि जो छा का निर्माण हुआ है, जो छा ये बना है, ये का प्लस छा से बना है। क्या बना है? का प्लस छा से बना है, ठीक है। का निर्माण किससे हुआ है? का प्लस छा से हुआ है। तो का के बाद ही ये छा आता है, ना कि का के बाद खा आता है, ठीक है, समझे? यानी कि कह सकते हो जहां भी का होगा उसके बाद जो बना होगा वो छा बना होगा। क्या बना होगा? छा। तो यानी कि ये कह सकते हो का के बाद क्या आता है? छा आता है, ठीक है। लेकिन हम लोग एकदम नीचे पढ़ते हैं इसको, है ना। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को अभी यही पता रहा होगा कि का के बाद खा आता है, फिर गा आता है। लेकिन अब क्या याद रखना है? का के बाद क्या आता है? छा आता है, ठीक है। बात समझ में आई? तो हाँ, एक बात और रह गई थी हमारी, जो क्या होते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण, है ना। हमने बताया था आपको घोषत्व के आधार पर स्वर के प्रकार और प्राणतत्व के आधार पर स्वर के प्रकार। किसके आधार पर? घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर स्वरों के प्रकार, यही बताए थे। घोषत्व के आधार पर कितने प्रकार के बताए थे? दो। कौन कौन से? आघोष और साघोष, ठीक है। आघोष, साघोष, और या उसे साघोष को क्या बोलते हैं? सिर्फ घोष भी बोल सकते हो, है ना। समझ गए? क्या बोल सकते हो? आघोष को और साघोष को। साघोष को सिर्फ आप घोष भी बोल सकते हो। आघोष में हमने क्या बताया था? कौन कौन से वर्ण होते हैं? हाँ, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और ना, हाँ वेरी गुड, तीनों सा। तीनों सा, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों सा क्या कहलाएंगे? आघोष कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आघोष कहलाएंगे। प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण और तीनों सा। साघोष ने क्या बताया था? तीसरा, चौथा और पांचवा, और अंतस्थ व्यंजन, यानी कौन कौन? या, रा, ला और वा। ये तीनों अंतस्थ, चारों अंतस्थ होते हैं, ठीक है। तो साघोष में कौन कौन से आएंगे? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और या रा लावा भी बोल सकते हो, और अंतस्थ भी बोल सकते हो। दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा घोषत्व के आधार पर। घोष मतलब क्या होता है? घोष का मतलब क्या बताए थे? कंपन। जिन आप कहें घोषत्व के आधार पर जो है, घोष क्या है? तो जिन स्वरों के, जिन
व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है, कुछ में उत्पन्न नहीं होता, उन्हें हम घोष तत्व के आधार पर बांट सकते हैं। अब आघोष क्या होते हैं? जिन स्वरों के ये देखो यहाँ लगा क्या आ मतलब मैंने बताया था नहीं, है ना, क्या बताया था? नहीं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उन्हें आघोष, और जिनमें कंपन हो वो साघोष। ठीक है, तो घोषत्व के आधार पर हो गए। दूसरा क्या बताया था? प्राण तत्व के आधार पर, है ना, प्राण तत्व के आधार पर। ठीक है, इसमें कितने प्रकार बताए थे? 2। कौन कौन से? अल्प प्राण प्राण और महाप्राण। ठीक है, अल्प मतलब क्या हो बताए थे? अच्छा, ये हमने बताया था प्राण मतलब क्या? प्राण मतलब क्या? वायु या हवा, है ना, हवा या वायु कह सकते हो, है ना। अब ये अल्प मतलब क्या बताए थे? थोड़ा। क्या बताए थे? थोड़ा। और जिन वर्णों के उच्चारण में या बोलने में मुंह से कम हवा निकले या कम वायु निकले वो अल्पप्राण, और जिनको बोलने में ज्यादा मतलब ज्यादा हवा निकले वो महाप्राण, है ना। हमने एग्जाम्पल देकर ही बताया था, जैसे देखो क ख, जो का बोलोगे तो मुंह में जो हाथ लगाओगे तो हाथ में कम हवा लगेगी आपको, और जब खा बोलोगे तो ज्यादा लगेगी, यानी खा क्या है? महाप्राण। इसमें क्या बताए थे? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, और अंतस्थ। कौन से व्यंजन? अंतस्थ, यानी कि या, रा, ला और वा। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का अल्प प्राण में क्या होगा? पहला, तीसरा, पांचवा, यानी का, और फिर खा नहीं होगा, गा होगा, गा के बाद अंगा। ठीक है, और चा के बाद क्या होगा? जा, फिर इया। ठीक है, ये क्या होंगे? अल्प प्राण। और महाप्राण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और ऊष्मी व्यंजन। ठीक है, दूसरा, चौथा, ये लिख सकते हो 24, है ना, 24 और ऊष्म। ठीक है, ऊष्म। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और ऊष्मी व्यंजन को क्या कहेंगे? महाप्राण। देखो ख और घ बोलने में ज्यादा मुंह से हवा निकल रही है, तो ये महाप्राण व्यंजन हो जाएंगे। समझ गए? ये इतनी बात हम लोग कल कर चुके थे। ठीक है, तो आगे चला जाए अब। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आगे वाली क्लास में फिर से जो नया चैप्टर पढ़ाएंगे उसकी इसी तरह से प्रैक्टिस हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। कुछ तो और नहीं बचा शेष?